हेलो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे कुछ फ्री रेडिकल का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि फ्री रेडिकल की जो रिएक्शंस का पार्ट होता है, कैसे हम फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं, कैसे हम फ्री रेडिकल को डाइमराइज करते हैं, कैसे एक फ्री रेडिकल से दूसरे फ्री रेडिकल को जनरेट करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ था। उसमें से एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए असाइन किया था, जिसमें बहुत कम बच्चों ने रिप्लाई दिया है। कोई बात नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्पांस देते हो और कितना नहीं देते हो। हमारा जो काम है वो तो हम करेंगे, आपका जो काम है वो भी शायद कर ही रहे होगे। जैसे भी आपसे बन पा रहा होगा वैसा आप कर रहे होगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिस्पांस देना चाहते हो या रिस्पांस नहीं देना चाहते हो, ये आपकी श्रद्धा है। हमारा काम जो है वो हम तो करेंगे। उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उस क्वेश्चन में मैंने रेडिकल एक बोला था और उसके प्रोडक्ट के मैंने बारे में बात किया था। उस रिएक्शन को हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां पर मैंने बोला था कि ये ऐसा रेडिकल है और ये स्टार कार्बन है। ये स्टार कार्बन है, यहां पर रेडिकल है, तो इसके कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे? पहली चीज तो ये खुद ही डाइमराइज हो जाएगा। ये यहां से जब डाइमराइज हो जाएगा तो डाइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये और इसका फॉर्मेशन, यहां पर स्टार कार्बन और यहां पर स्टार कार्बन, एक कंपाउंड ये बन जाएगा। दूसरा, इसका रेजोनेंस भी हो सकता है, इस पाई बॉन्ड का रेजोनेंस भी हो सकता है। जब रेजोनेंस हो सकता है तो डिलोकलाइज होकर रेडिकल यहां आ जाएगा, स्टार यहां रह जाएगा। अब इसका इसी के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसका इसी के साथ जब कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये इसी के साथ डाइमराइज हो सकता है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इस प्रोडक्ट में से ध्यान देंगे, जब ये प्रोडक्ट बन रहा होगा तो यहां से और यहीं से दूसरी जगह पर डाइमराइज होगा। तो मतलब अगर यहां से डाइमराइज हुआ तो उसके बगल में यहां पर पाई बॉन्ड आएगा और उसके बगल में यहां पर पाई बॉन्ड आएगा और ये स्टार कार्बन हो जाएगा और ये स्टार कार्बन हो जाएगा। दूसरा, ये प्रोडक्ट हमने स्टीरियो काउंट नहीं कराया था। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये रेजोनेंस और ये दोनों भी तो डाइमराइज हो सकते हैं। ये लिंकेज और ये लिंकेज भी डाइमराइज हो सकती है। जब ये और ये डाइमराइज हो सकती है तो प्रोडक्ट फिर से समझ लेना, सिंपल सा पार्ट है। प्रोडक्ट, इसका स्टार कार्बन यही रहेगा और इसका स्टार कार्बन यहां आ जाएगा। ये इस तरीके से डाइमराइज हो सकता है। तो यहां पर तीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, 1, 2 और 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। चौथा, किसी के दिमाग में डिस्प्रोपोर्शनेशन का पार्ट आ रहा था तो मैंने यहां पर टेम्परेचर नहीं मेंशन किया है। मैंने यहां पर टेम्परेचर का डिस्कशन नहीं किया हुआ है, तो टेम्परेचर में आप डिस्प्रोपोर्शनेट कराने के लिए बात नहीं करेंगे। ये नॉर्मल कंडीशन थी, नॉर्मल कैटेगरी थी और ये रेडिकल जो था वो सेकेंडरी ही था। ये रेडिकल टर्सरी नहीं था। जब टर्सरी नहीं था तो डिस्प्रोपोर्शनेशन के बारे में नहीं सोचना था। ये सिंपली 3 प्रोडक्ट हमको ड्रा कर देने थे और 3 प्रोडक्ट के बारे में बता देना था। ये सेल्फ डाइमराइजेशन हुआ, ये भी सेल्फ डाइमराइजेशन हुआ और ये क्रॉस डाइमराइजेशन का पार्ट। तो ये 3 प्रोडक्ट बन गए एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। अगर स्टीरियोआइसोमर एक्सक्लूड करते तो यहाँ कायरल कार्बन जनरेट होते, उसके अकॉर्डिंग चले जाते, लेकिन उतना डीपली ये क्वेश्चन में जाने की जरूरत हमको नहीं था। उसके बाद आगे हम अपना काम करते हैं, जिसपे रेडिकल की रिएक्शंस का बात करते हैं। आप लोगों से मैंने परमिशन ले ली थी कि अभी हम टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे, तो टॉपिक वाइज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें हम रेडिकल, जो भी रिएक्शंस में रेडिकल एज इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होगा, उन रिएक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहां पर मैंने टॉपिक डाला है रिएक्शंस इन्वॉल्व फ्री रेडिकल एज इंटरमीडिएट। रिएक्शंस इन्वॉल्व फ्री रेडिकल एज इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। उसमें पहली रिएक्शन हम आपके सामने रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पिनेकॉल सिंथेसिस। ये फर्स्ट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं पिनेकॉल सिंथेसिस। बड़ी पॉपुलर, बहुत ज्यादा पॉपुलर रिएक्शन है और इसी से मिलती जुलती आगे एक रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, उसको हम बोलते हैं पिनेकोलोन सिंथेसिस।
पिनेकॉल बनेगा तब फिर पिनेकोलोन सिंथेसिस होगी, उसका हम आगे डिस्कशन करेंगे। वो कार्बोकेटायन का पार्ट होगा, उसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा। यहां हम पिनेकॉल रिएक्शन की बात करते हैं, पिनेकॉल सिंथेसिस की बात करते हैं। पिनेकॉल सिंपली टर्म यूज किया गया है विसिनल डाइऑल के लिए। विसिनल डाइऑल के लिए जो टर्म यूज किया गया है वो पिनेकॉल यूज किया गया। विसिनल का मतलब अगल बगल के कार्बन पे 2 OH लिंकेज लग जाए, अगल बगल के कार्बन पे 2 OH लिंकेज लग जाए, उसको हम विसिनल डाइऑल बोलते हैं। आपको ये पता है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेंगे, जो सिंथेसिस होगी, वो विसिनल डाइऑल की होगी और उनको हम कॉमनली पिनेकॉल नाम दे रहे हैं। इसमें जो रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है, मैंने क्या लिखा, ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड, ध्यान से समझना, कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में हमारे एल्डिहाइड भी हो सकते हैं या कीटोन भी हो सकते हैं, एल्डिहाइड भी हो सकते हैं या कीटोन भी हो सकते हैं, बिटवीन द कार्बोनिल ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज की प्रेजेंस में यहां कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कार्बोनिल ग्रुप के बीच में कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जब कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनके जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम पिनेकॉल का फॉर्मेशन नाम देंगे। यही मैंने लिखा हुआ, द रिएक्शन प्रोडक्ट इज विसिनल डाइऑल। इसमें जो रिएक्शन के प्रोडक्ट होंगे वो विसिनल डाइऑल होंगे, अगल बगल लिंकेज में OH लग चुका होगा, वो विसिनल डाइऑल होंगे। अब हम आपके सामने बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। देखो, जैसे मैंने एल्डिहाइड ले लिया, RCHO ले लिया, RCHO को यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, यहां पर एक्चुअली यहां पर नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसी कैटेगरी होती है, वो मैं बताता हूं। यहां पर हम यूज करते हैं, मेनली जो यूज करते हैं मैग्नीशियम अमलगम, और प्लस सेकेंड स्टेप में हम यहाँ वाटर यूज करते हैं। वाटर बाद में यूज करते हैं, मैं बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RCHOH और CHOH दिस, मतलब यहाँ पर डाइमेरिक प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर डाइमेराइजेशन होता है। आपको मेंशन नहीं होगा, आपको ये नहीं मेंशन होगा कि यहाँ पर कितने कंपाउंड हैं, कितने मोल्स इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं। अपने आप ये रीजन देख लेंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम अमलगम विद वाटर के साथ काफी पॉपुलर है। अमलगमेटेड फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम यूज करते हैं, या हम नॉन पोलर सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं। इनकी जगह पर बेंजीन भी यूज कर सकते हैं, टोलिन भी यूज कर सकते हैं। मेटल प्लस नॉन पोलर सॉल्वेंट, जिनके साथ मेटल रिएक्ट ना कर सके, जिनके साथ मेटल रिएक्ट ना कर सके, ऐसे सॉल्वेंट यूज करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह उनको हम यूज करते हैं सॉल्वेंट। लेकिन बेसिकली जो पॉपुलर यहाँ पर है, यहाँ पर मैग्नीशियम है। हम मैग्नीशियम की जगह पर एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं, सोडियम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सेकेंड स्टेप होगी, ये बाद में हम वाटर डालेंगे, साथ में नहीं वाटर डालेंगे। साथ में इसलिए वाटर नहीं डालेंगे क्योंकि ये मेटल जो यूज कर रहे होंगे वो खुद ही हो सकता है इस वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए। लेकिन अमलगमेटेड फॉर्म में जब मेटल यूज कर रहे हैं तो ऐसे भी वाटर के लिए एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं बताता हूँ रिएक्शन क्या है, मैंने ये बता दिया। और ये कार्बोनिल कंपाउंड ये रिएक्शन देते हैं, एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी ये रिएक्शन देते हैं। दोनों के दोनों ये रिएक्शन देते हैं। ये कैसे बना हुआ होगा, कैसे इंटरमीडिएट जनरेट हुआ होगा, सिर्फ एक मैकेनिज्म बताऊंगा। उसके बाद हमें या आपको बताने की, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने टाइप के क्वेश्चन है, गारंटी है एक पलक झपकते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे पिनेकॉल सिंथेसिस के। मैं ये क्वेश्चन हटा रहा हूं यहां से, आप शायद नोट कर चुके होंगे। जिन्होंने सॉल्व किया है, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है, उनके लिए बस समझना ये जरूरी था, बाकी और कोई बात नहीं। देखो यहां ऐसा क्या हो रहा होगा, हम एल्डिहाइड ले रहे होंगे या कीटोन ले रहे होंगे। अगर हम कीटोनिक लिंकेज ले रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ये कीटोनिक लिंकेज ले रहे हैं, मैग्नीशियम अमलगम वाटर ले रहे हैं, ये 2 यूनिट यहाँ पर डाइमराइज हो जाएंगी और 2 यूनिट डाइमराइज हो जाएंगी और ये पिने कोलोन का फॉर्मेशन कर लेंगी, विसिनल डाइऑल का फॉर्मेशन कर लेंगी। अगल बगल कार्बन पे OH लगे हैं, विसिनल डाइऑल हो जाएगा। ऐसा क्या हो रहा होगा, ऐसा क्या हो रहा होगा इस पूरी रिएक्शन में कि डाइमेरिक फॉर्म बन रहा होगा। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, बस थोड़ी सी मैकेनिज्म है, उसको अगर समझ लोगे तो आगे मैकेनिज्म हमको अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। बस हम आराम से देखेंगे क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से समझो। पहले अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, इधर हम मैकेनिज्म की बात करने जा रहे हैं। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म क्या होती है, जैसे हमने ये RCHO लिया है, कितने इक्विवेलेंट है, 2 इक्विवेलेंट है। ये अंडरस्टूड सी बात, लिखा हो एक इक्विवेलेंट तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, उसको हम 2 इक्विवेलेंट ही कंसीडर करके सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, मैग्नीशियम यहाँ पर आयोनाइज होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। मैग्नीशियम यहाँ आयोनाइज होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। बहुत पेशेंसली समझना, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। और ये जो एक ये पता है पोलर बॉन्ड है, ये बॉन्ड इन इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इन इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पोलर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तुमको तो ये पता ही होगा कि कार्बन कंपाउंड पोलर होते हो, इलेक्ट्रॉन लविंग होते, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं क्योंकि इनके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप है। यहां से 2 स्पीसीज हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब बहुत ध्यान से समझो, ये जब एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो O- बनेगा और ये H बनेगा और ये रेडिकल बनेगा। दूसरे स्पीसीज में भी सेम ऐसी कैटेगरी होगी, O- होगा, ये H होगा और ये R होगा और ये C रेडिकल होगा। एकदम सिंपल सा, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है। दोनों एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, या दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं ले सकते, नेगेटिव नेगेटिव अगल बगल जनरेट नहीं होगा। समझ में? अगर हम मोनोवैलेंट मेटल यूज कर रहे होंगे, एज्यूम करें कोई मोनोवैलेंट मेटल यूज कर रहे होंगे, तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और वहां पर 2 इक्विवेलेंट ऑफ मेटल यूज हो जाएंगे। कोई टेंशन का बात नहीं। अभी हमारा वाटर का या जो सॉल्वेंट हमने लिया हुआ है, ये हमने प्रोटिक लिया हुआ है, उसका रोल यहाँ पर नहीं आया है। मैं बताता हूँ, ये हमारे रेडिकल जनरेट हो गए एज इंटरमीडिएट, रेडिकल्स एज इंटरमीडिएट रेडिकल जनरेट हो गए। इंटरमीडिएट यहां पर रेडिकल जनरेट हुए हैं। 1 मिनट, इंटरमीडिएट रेडिकल जनरेट हुए। अब दोनों आपस में डाइमेराइज हो जाएंगे, सिंपली डाइमेराइज। रेडिकल रेडिकल आसपास है, कोई एक्सटर्नल रीजन नहीं है, तो डाइमेराइज हो जाएंगे। ये डाइमेराइज हो जाएंगे तो किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, RCO- CO- और ये H और ये H और ये R। बहुत सिंपली, यही तो मैंने बात बताया, रिएक्शन इन विच कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। अब जो लास्ट स्टेप होगा, बात समझना, लास्ट स्टेप जो होगा वो प्रोटोनेशन होगा, वो वाटर लेगा, वाटर के थ्रू प्रोटोनेशन होगा। यहां पर वाटर इसको H+ देगा, सब इसको H+ देगा और वाटर इसको H+ देगा और यहां पर क्या बन जाएगा, CHOH और ये R बन गया प्रोडक्ट। इसको हम डायरेक्टली यहां से यहां लिख सकते थे, मैग्नीशियम अमलगम विद वाटर। अमलगमेटेड फॉर्म यूज करते हैं, यहाँ दूसरे सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं हम, बेंजीन, टोलुइन, ऐसे नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं जिनके साथ डायरेक्टली मेटल रिएक्ट ना करे। मेटल अमलगमेटेड फॉर्म में होगी तो भी मेटल यहाँ पर रिएक्ट नहीं करेगी मरकरी के साथ, या वहां पर नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे तो भी मेटल नहीं यूज होगी, नहीं रिएक्ट करेगी। यहाँ एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं, सोडियम भी यूज कर सकते हैं।
फर्दर स्टेप में हमारा वाटर यूज हो रहा है, लास्ट स्टेप में वाटर हो रहा है, इनिशियली अगर वाटर दे दोगे तो यही रिएक्ट कर जाएंगे उसके साथ, इसलिए ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ही इसका भी समझ लोगे, शायद है, मुझे उम्मीद है आराम से समझ लोगे। अगर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी हो, एक और केस ले रहे हैं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो जिसमें दोनों डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड हो, दोनों डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड हो, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पिनेकॉल सिंथेसिस। क्रॉस पिनेकॉल सिंथेसिस, क्रॉस पिनेकॉल सिंथेसिस का मतलब यहां पर दो डिफरेंट होंगे, दो डिफरेंट का मतलब वन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड, डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी। जब दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हो तो क्या होगा। एक तीसरी कैटेगरी भी होगी जिसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर नाम देंगे, सब बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डोंट वरी। क्रॉस पिनेकॉल में एज्यूम करें ये हमारा एल्डिहाइड लिंकेज है और ये हमारी कीटोन लिंकेज है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नया नहीं करना, हमने जितना सीखा है वही अप्लाई करना है। और इसको हमको मैग्नीशियम अमलगम विद वाटर यूज कर रहे हैं, मैग्नीशियम अमलगम विद वाटर यूज कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है। यहां पर देखने की कोशिश करो तो मैग्नीशियम आयोनाइज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा और Mg+2 में जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। बहुत बेसिक सा बात है। और ये क्या बन जाएगा, RCO- H रेडिकल। और दूसरा क्या बन सकता है, R, ये ऐसे लिखते हैं, CR और ये क्या था, हाँ यही तो था ना, CO- R और R और ये रेडिकल दिख रहा होगा, आराम से समझ में भी आ रहा होगा। इन दोनों ने डाइमराइज कर लेना है, आराम से डाइमराइज कर लेना है और डाइमराइज होके ये प्रोडक्ट बना लेना है R। डाइमराइज होंगे, ये डाइमराइज होंगे और बाद में प्रोटोनेशन हो जाएगा कि नहीं, बाद में प्रोटोनेशन होगा, हम फाइनल प्रोडक्ट लिख लें, शायद समझ में आ जाएगा तुमको। R CHOH, फिर R COH और ये R और ये R, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये जब दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड थे, जब दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड हो रहे हैं तो उसको हम क्रॉस नाम दे रहे हैं। और एक प्रॉब्लम, और एक बात है, इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहां बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ये समझ रहे हो ना। और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ये इसके खुद के साथ भी डाइमराइज हो जाए और ये खुद के साथ भी डाइमराइज हो जाए, जिसको हम सेल्फ बोलेंगे, वो भी लिख रहे हैं, वो भी हम लिख रहे हैं। सेल्फ वाले हो जाएंगे R CHOH और R, और तीसरा सेल्फ वाला हो सकता है R COH और ये R। ये भी बना है सेल्फ से और ये भी बना है सेल्फ से और ये बना है क्रॉस से। क्रॉस का मतलब दो डिफरेंट। डरना नहीं, आसान सी चीज है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। हम कार्बोनिल कंपाउंड देख लें और ये देख लें तो उसके बाद हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कार्बोनिल कंपाउंड देख लिया, ये देख लिया, खत्म हो गया हमारा, और कुछ यहाँ पर यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं। ये बहुत बेसिक सा पार्ट है, ठीक है। एक क्रॉस बना है, दो सेल्फ बने, क्योंकि दो डिफरेंट। हमेशा ध्यान देना कि जब कहीं पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हो, आगे भी हम बहुत जगह पर बात करेंगे, तो क्रॉस हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्रॉस हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्रॉस हमेशा, बाई चांस इसमें बोल दे व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट का मतलब दिस इज द प्रोडक्ट। अब पूछा जाए क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट,
नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, ध्यान से समझना, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो ये 3 है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो ये 3 है। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे हो, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन, तो सर थोड़ा सा अपन ध्यान देके अपना जो है वो यूज करेंगे। ये हमको पता है ये कार्बन कायरल कार्बन है, ये कार्बन कायरल नहीं, तो इसके 2 होंगे डी और एल। यहां पर ये कार्बन भी कायरल है और ये कार्बन भी कायरल है, लेकिन कहीं ना कहीं सिमेट्री आ जानी है, कभी ना कभी सिमेट्री आ जानी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जानी है। तो उस केस में कितने प्रोडक्ट फॉर्म होने, 2 की पावर n-1, पता है ना फॉर्मूला? नहीं पता, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n-1/2 पता होगा, n/2-1 ऐसे फॉर्मूले याद होंगे। जब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब 2 कायरल कार्बन हो या एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो और उसमें कहीं ना कहीं सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो इसके कितने आंसर निकलने, बोलो जल्दी से। 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। 2 की पावर n-1 का मतलब कितने हुए, 2 हो गए। 2 की पावर 2-1 का मतलब 2 हो गए, और प्लस 2 की पावर n/2-1, 2/2-1, 1 - 1 मतलब 0, 2 की पावर 0 इज 1, तो 2 + 1 = 3 प्रोडक्ट फॉर्म हुए, 3 प्रोडक्ट इसके। ये तो ऐसे ही समझ दो, 4 नहीं बनेंगे इसमें, क्योंकि एक हमारा रिपीट हो जाएगा, मीजो फॉर्म बनेगी और 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो सर इसका एक ही प्रोडक्ट। अब सोच रहे होगे यार ये रेजो आइसोमेरिज्म कहां से इंक्लूड कर लिए, हमने नहीं इंक्लूड कर लिया सर, क्वेश्चन है जो दिख रहा है हमने वही किया हुआ है। सर आइसोमेरिज्म हम आज क्या, हम लास्ट डे तक आइसोमेरिज्म नहीं बोलेंगे, हम आज क्या लास्ट डे तक नॉमेनक्लेचर नहीं बोलेंगे, और हम आज क्या लास्ट डे तक जीओसी का पार्ट नहीं बोलेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट नहीं बोलेंगे, जो आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हुए, 2, 3, 2 5 और 1 6, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 6 हैं। टोटल का मतलब एक्सक्लूड नहीं करना है स्टीरियो, इंक्लूड करके बताना है। बहुत अच्छा सा सुंदर सा सवाल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2 की कैटेगरी हम आपके सामने पेश कर दिए, क्रॉस पिनेकॉल सिंथेसिस और नॉर्मल पिनेकॉल सिंथेसिस। क्रॉस पिनेकॉल सिंथेसिस और नॉर्मल पिनेकॉल सिंथेसिस, क्रॉस में पूछा जाए व्हाट इज द प्रोडक्ट, तो आपका मेजर क्रॉस वाला प्रोडक्ट होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब टोटल स्टीरियो आपको काउंट करके बताने, इसमें भी टोटल प्रोडक्ट, इसमें भी कायरलिटी का पार्ट आ सकता था, वो भी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहां पर भी 2 कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है, तो सिंपल सी बात 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1 अप्लाई करके इसके भी 3 प्रोडक्ट आ जाएंगे। ये ध्यान रखना, टोटल प्रोडक्ट इसके भी 3 आने हैं, यहां पर सिर्फ 1 आना है क्योंकि यहां पर कायरल कार्बन नहीं है। ये आसान सा पार्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो इतना आप नोट कर सकते हो। उसके बाद इन दोनों कैटेगरी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नॉर्मल पिनेकॉल और क्रॉस पिनेकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1-1 सेकंड के क्वेश्चन होंगे, हम आपके सामने बोर्ड पे लिख देंगे और आप उनके आंसर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जल्दी से इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं जिसमें पिनेकॉल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, जिसमें कुछ क्रॉस्ड पिनेकॉल के भी लिखे हैं और कुछ नॉर्मल पिनेकॉल के भी लिखे हुए हैं। इसमें अभी पिनेकॉल प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट बताना है, इनमें प्रोडक्ट क्या होगा ये आपको सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत बेसिक सा आसान सा क्वेश्चन है। मुझे भरोसा है कि शायद सब लोग ट्राई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और हमको रिप्लाई करेंगे। मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी अगर ऐसा आप सब लोग करोगे तो, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। इनके आपको पिनेकॉल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ये मैंने क्रॉस्ड पिनेकॉल लिखा हुआ है और ये भी एक क्रॉस्ड पिनेकॉल लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट मतलब फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जब लिख दिया जाए तो इसका मतलब उसमें स्टीरियो हमको काउंट करना होता है।
टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लिख दिया जाए, इसका मतलब हमको स्टीरियो काउंट करना है। इसके आप टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बता देना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और हमारा भी अपना काम हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी जो बहुत बेसिक सी कैटेगरी है, बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाली है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर पिनेकॉल सिंथेसिस। इंट्रामॉलिक्यूलर नाम से ही क्लियर है, इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो कार्बोनिल लिंकेज प्रेजेंट है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो कार्बोनिल लिंकेज प्रेजेंट है, तो उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर। यहां दिमाग में ये ज्यादा कुछ नहीं आना चाहिए कि 2 से ज्यादा हुई तो क्या होगा, 3 होंगी तो क्या होगा, 4 होंगे तो क्या होगा, वो सवाल एकदम दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सवाल जनरेट नहीं होगा यहां पर। क्लियर? इंट्रामॉलिक्यूलर पिनेकॉल का मतलब when 2 carbonyl linkage are present in same molecule। 2 लिंकेज सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, 2 कार्बोनिल लिंकेज। देखना बहुत सुंदर सा ये भी सवाल होगा और इजी भी होगा। 2 कार्बोनिल लिंकेज सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो तो वो उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर पिनेकॉल बोलेंगे। जैसे कुछ हमने कुछ एग्जांपल ले लिया, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल ले लिया और इसको मैंने, चलो एक एल्डिहाइड है, चलो दूसरी भी एल्डिहाइड लिंकेज प्रैक्टिस में ले लेंगे और क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 कार्बन की थी, 5 कार्बन की भी ले सकते थे, कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं। अब हमने इसको मैग्नीशियम अमलगम विद वाटर यूज किया, मैग्नीशियम अमलगम विद वाटर यूज किया, बहुत अच्छे से, बहुत पेशेंसफुली, बहुत आराम से समझो, बस और कुछ नहीं करना है। ये क्या करेगा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देगा, मैग्नीशियम +2 + 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर पोलराइज करना है इसको और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर पोलराइज करना है। कितना आसान सा टॉपिक होगा, इससे आसान टॉपिक हमारे पास कुछ हो नहीं सकता। सोचो कितना आपको, मुझे लगता है इन सब सॉल्व करने पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनना चाहिए कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, इतने आसान। जी सर, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये तुमको आसान लग रहे होंगे लेकिन ये अपने आप में बहुत अच्छे सवाल होते हैं, क्योंकि रीजेंट हमको उस समय याद ही नहीं आता है यार हमने काबुल कंपाउंड को मैग्नीशियम अमलगम कहाँ यूज किया था, हमने एल्युमिनियम अमलगम कहाँ यूज किया था, मैग्नीशियम विद बेंजीन कहाँ यूज किया था, ये तो हमको पता ही नहीं लग रहा, याद ही नहीं आ रहा, तब डिफिकल्ट होना, अदरवाइज कुछ डिफिकल्ट जैसी चीज ही नहीं होनी। अब यहां पर अगर देखो तो यहां पर आपका ये जनरेट हो जाना है, O- है, H है, ये रेडिकल है और ये ये O- है, ये H है और ये रेडिकल। कितना बेसिक सा सवाल है ये, इसके साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा जाके, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा जाके। हमको थोड़ा सा बेंड करके लिख देना चाहिए था तो शायद और अच्छे से समझ में आए, लेकिन इसको भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ये यहां से जुड़ेगा तो कितने मेंबर, कितने कार्बन रिंग बनेंगे, 1। अच्छा, यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन है वो जैसे होंगे वैसे के वैसे लगेंगे, उनमें हमको कुछ डिस्टरबेंस नहीं कराना है। 1 2 3 4 5 और 6, हमने सिंपली 6 कार्बन का प्रोडक्ट बना लिया, 6 कार्बन का प्रोडक्ट बना लिया और 6 कार्बन की रिंग बना लिया, और ये O- है और अगल बगल फिर O- आ जाने, अगल बगल O- आ जाने, और इनसे H लगे हुए हैं, जो H आपको दिख रहे हैं उनसे H लगे हुए हैं। फिर इसका क्या करा दोगे, प्रोटोनेशन करा दोगे, हो गया प्रोटोनेशन करके, प्रोटोनेशन करा दोगे, लास्ट स्टेप में वाटर ऐड करोगे, सर आपके सामने आपका प्रोडक्ट जनरेटेड मिलेगा। दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज आल्सो विसिनल डाइऑल, दिस इज आल्सो विसिनल डाइऑल, दिस इज आल्सो कैटेगरी ऑफ पिनाकॉल। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछे तो 2 का एल कार्बन है, कहीं ना कहीं से सिमेट्री होगी तो इसके टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 3 हो जाने, एक क्योंकि सिस होना है और एक ट्रांस होना है। सिस तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, पीओएस आ जाएगी, और ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव होगी, बस खत्म, खत्म सर,
एकदम खत्म, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम की बात होगी ही नहीं, समझना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसका लेते हैं, एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर इधर क्वेश्चन लिख देंगे, एक दो तो अपन के लिए इजी रहेगा। अभी समझने की कोशिश करो। हमने ये कंपाउंड लिया, हमने ये कंपाउंड लिया और ये CH3 लिया, ठीक। ये एल्कीन लिया, थोड़ा हम एक्सपेंड करा रहे हैं, क्या तुम पकड़ पाओगे ये हम देखना चाह रहे हैं। इस कंपाउंड की, इस रिएक्टेंट की हमने ओजोनोलिसिस किया, जिंक प्लस H2O। शायद किसी को याद आ गई हो, जिंक प्लस H2O ओजोनोलिसिस बहुत पहले की बात है, बचपन की बात है, जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। आइसोमेरिज्म पर ये पूरी रिएक्शन आगे आएगी, डोंट वरी, ये आगे आएगी। बस यहाँ मैं क्वेश्चन को एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन की कैटेगरी चेंज करके देखें, आप तो नहीं चेंज होगे। देखो ओजोनोलिसिस हमने कराई है, हमें याद होगा हम लोगों ने जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ी थे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम ऑक्साइम के बारे में बात कर रहे थे, सिनऑक्साइम, एल्डोक्साइम, कीटोक्साइम, सिनऑक्साइम, एंटीऑक्साइम, उनकी बात कर रहे थे। उस समय याद हो एल्कीन को ओजोनोलिसिस कराने के बाद कार्बोनिल कंपाउंड बनाते थे, और कार्बोनिल कंपाउंड में हाइड्रोक्सिलेमीन डालते थे, NH2OH डालते थे, तो उससे ऑक्साइम बनता था। उस समय मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था ओजोनोलिसिस। ये अलग बात है कि आपको जमाना हो गया होगा और याद नहीं आ रहा होगा। सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सा लॉजिक ये था कि यहाँ और यहाँ से जो पाई बॉन्ड होता था वो क्या हो जाता था, टूट जाता था, ये O और ये O आ जाता था। बस यही तो लॉजिक था उसका, यही तो लॉजिक था उसका। बस ये और ये बन जाता था, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाने हैं वो C डबल बॉन्ड OCH3 बन जाने हैं, उसके बाद ये बन जाना है, ये तो बन जाना 6 मेंबर 1 2 3 4 5 और 6, एक एल्डिहाइडिक लिंकेज बन जाना, एक कीटोनिक लिंकेज बन जाना। अब हम फर्दर, क्योंकि हम साथ में ही कराना चाह रहे थे, हम क्वेश्चन देना चाह रहे थे, लेकिन समझाने के लिए अब हमने मैग्नीशियम अमलगम ले लिया, मैग्नीशियम अमलगम विद वाटर ले लिया। अब क्या होगा, सिंपल सा, ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ये तो बहुत आसान से सवाल जनरेट हो जाएगा। जब जनरेट हो जाएगा तो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन देगा, ये CH3 बनाएगा, ये O माइनस बनाएगा, ये रेडिकल बनेगा, और ये O माइनस बनेगा, इधर H है और ये रेडिकल बन जाएगा। खत्म खत्म। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, और अगर हमने प्रोटोनेशन भी साथ में ले लिया, जगह हमारे कम है तो हम उसका जोड़ने का प्रोडक्ट ना बना के हम प्रोटोनेशन भी करा दे रहे हैं, तो ये जब जुड़ जाएगा तो कितनी आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना है। ये CH3 है, यहाँ पर OH आ जाना है और यहाँ पर भी OH आ जाना है। अभी भी देखो विसिनल डायोल बना है, अभी भी देखो विसिनल डायोल बना है। हमारे पास रिएक्टेंट ये था और इतनी दूर से हमने उसको बनाने की कोशिश की। हम चाहते तो यहाँ पर भी 2 OH लगा सकते थे, सीधे सीधे सोच लेना था कि 2 OH पाई बॉन्ड को लगा के जोड़ के बना देना, लेकिन कोई बात नहीं। अभी इस पे आप फोकस मत करो कि पाई बॉन्ड को जोड़ के कितने OH कैसे लगाने हैं, उसको आप लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद है मुझे ये भी एग्जांपल्स, इसको बस हमें ये दिया होता तो इतना करना था, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया। हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले, इनडायरेक्ट मिले, तो इनडायरेक्ट में हम सोच तो सकते हैं, इसका पीछे बता चुके हैं, हम इतना तो सोच सकते हैं, इसकी रिएक्शन कैसे होती है वो हम लोग बहुत आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी ये वाला इंट्रामॉलिक्यूलर पिनेकॉल था और ये नॉर्मल पिनेकॉल के थे, ये दोनों क्रॉस पिनेकॉल के केस थे। जो मिले आप वैसे सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, ये आप नोट कर सकते हो। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर के दे दें, और दे दें तो हमारा ये टॉपिक भी तो फिर क्या हो जाए, खत्म ही हो जाएगा ना। तो ये आप नोट करो और ये भी नोट करो, ये नोट करो, मैं इधर क्वेश्चन कुछ नोट कर रहा हूं, ओके।
देखो, नोट कर लिया होगा, इसको भी आप नोट कर लेना। पहले हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, तब तक आप नोट कर सकते हो इधर। ये 3 क्वेश्चन आराम से ले लिए हैं हमने। 3 क्वेश्चन में आपका इंट्रामॉलिक्यूलर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और ये भी एज ए होमवर्क सॉल्व करना है, एज ए असाइनमेंट सॉल्व करना है, और फिर हम ही को अगर पॉसिबल हो तो सबमिट करना है। ठीक है, तो इतना आप प्रॉपरली नोट करो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। इसको हमने निपटा दिया है। ओके, चलो, यस, हम आगे अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट फिर से फ्री रेडिकल है। उस रिएक्शन का नाम बोलते हैं, दैट इज एसाइल आयन कंडेंसेशन। एसाइल आयन कंडेंसेशन, एसाइल ग्रुप याद हो, एसिटाइल ग्रुप CO लिंकेज होती थी, एसाइल ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप, इसलिए उसको कंडेंसेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां से कुछ ना कुछ चीज हम रिमूव करेंगे, तो इसलिए उसको हम कंडेंसेशन नाम दे रहे हैं, एसाइल आयन कंडेंसेशन। ध्यान देना, ये एक्चुअली जो कंपाउंड, ये जो रिएक्शन देने वाले कंपाउंड होते हैं वो एस्टर होते हैं। ये जो रिएक्शन देने वाले कंपाउंड होते हैं वो एस्टर होते हैं। ये जो रिएक्शन देने वाले कंपाउंड होते हैं वो एस्टर होते हैं। एग्जैक्टली आपकी पिनेकॉल से मिलती जुलती हुई रिएक्शन होता क्या है? एज्यूम करें कोई एस्टर है, इसको हम सोडियम या हम लिथियम यूज करते हैं विद लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया हम लेटर स्टेज में ऐड करते हैं, जब आपको याद होगा हमने वाटर भी सबसे बाद में यूज किया था। एडेड एट लेटर स्टेज otherwise it react with metal। बाद में हम ऐड करेंगे, अदरवाइज ये मेटल की तरह, मेटल के साथ रिएक्ट करेगी, और ये यूज्ड एज ए प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक की तरह यूज करते हैं, प्रोटॉन देने के लिए यूज करते हैं इसको प्रोटिक की तरह यूज करते हैं, प्रोटॉन देने के लिए यूज करते हैं। इसका जो प्रोडक्ट बनता है, यहां पर भी हम लिख सकते हैं, यहां पर भी कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। हम इसका डिटेल बता रहे हैं। कोवैलेंट कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड पीछे की तरह यहां पर भी फॉर्म होता है, और प्रोडक्ट जो बनते हैं, ये एज्यूम करें R' है, दोनों अल्काइल ग्रुप अलग हैं, ये सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बन जाते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी
कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। थोड़ा सा इनिशियली हो सकता है प्रॉब्लम तुम फेस करो, थोड़ा सा इनिशियली प्रॉब्लम फेस करो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम होनी ही नहीं। इनिशियली हो सकता है थोड़ी बहुत आप प्रॉब्लम फेस करो, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, ये होने ही नहीं देंगे। आप देखना तो एक जगह पर थोड़ा सा वेरिएशन जैसा मिलेगा, लेकिन हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके होंगे। मैं बताता हूं कि ऐसा क्या हो रहा होगा इसमें, मैं बताता हूं कि ऐसा क्या हो रहा होगा इसमें। ये देखो, रिडक्टिव कपलिंग ऑफ टू एस्टर। हम देखो ऑक्सीजन अलग कर रहे हैं, 2 यूनिट जोड़ तो रहे हैं, 2 यूनिट जोड़ तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऑक्सीजन अलग भी कर रहे हैं। तो रिडक्टिव हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। 2 इक्विवेलेंट यूज किया, यहां पर भी इक्विवेलेंट मेंशन नहीं होंगे। हम रीजन देख के पहचान जाएंगे, हम रीजन देख के पहचान जाएंगे, हम रीजन देख के पहचान जाएंगे कि रिएक्शन में क्या कराना है। हम रीजन देख के पहचान जाएंगे कि रिएक्शन में क्या कराना है। 2 इक्विवेलेंट यूज करना है एस्टर को, और एस्टर यहां डाइमेराइज हो जाएगा, और वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, रिडक्टिव कपलिंग ऑफ टू एस्टर यूजिंग मेटेलिक सोडियम या लिथियम। हमको मेटेलिक सोडियम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसमें। फॉलोड बाय यूजिंग लिक्विड अमोनिया। फॉलोड बाय मतलब लेटर स्टेज में हम लिक्विड अमोनिया को यूज करेंगे, लेटर स्टेज में हम लिक्विड अमोनिया को यूज करेंगे। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। हम बाद के स्टेज में लिक्विड अमोनिया को यूज करेंगे, ये बात भी एकदम दिमाग में बैठ जानी चाहिए। समझ में आए? देखो कैसे ये हो रहा होगा। और प्रोडक्ट जो फॉर्म होते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, हाइड्रोक्सी लिंकेज होती है, ये दोनों इसके पार्ट हैं, कपलिंग करके बने अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। मैकेनिज्म समझोगे तो आसानी से समझ में आएगा। कौन देगा ये टेस्ट, सॉरी ये रिएक्शन कौन देगा? एस्टर्स देंगे, और एस्टर में कपलिंग होगी बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और इनके जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनने वाले हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ के प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं। ध्यान देना, मैकेनिज्म मैं समझाता हूं और समझ में आ जाएगी, ये गारंटी है। मैकेनिज्म क्या होगी, ये एस्टर है, दोनों अलग अलग एस्टर, ये दोनों आर हमने अलग, आर मतलब मिथाइल, इथाइल, फेनाइल, बेंजाइल, जो मर्जी हो आप साहब वो करो, कोई तुमको रोकने वाला नहीं है। दोनों सेम भी ले सकते थे, दोनों अलग भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसलिए अलग मेंशन कर दिया कि हम मैकेनिज्म में समझ जाए कि कौन सा आर फाइनली कपलिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए मैंने आर अलग से मेंशन करने की कोशिश की है। ध्यान दो, अभी इसके 2 इक्विवेलेंट यूज होंगे, मैं मैकेनिज्म में बता दे रहा हूं। सोडियम के 2 इक्विवेलेंट यूज होंगे, 2Na+ बनेगा और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फर्निश होंगे। सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन फर्निश होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको पोलराइज करेगा, दूसरी यूनिट को भी वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन पोलराइज करेगा, दूसरी यूनिट को भी वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन पोलराइज करेगा। इतनी बात समझना। क्या होगा, ये यहां पर बन जाना है RCO- O और R', ये रेडिकल बना ना रेडिकल, ऐसे ही दूसरी यूनिट का रेडिकल बना होगा। सिमिलरली आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे पिनेकॉल रिएक्शन बताई है वैसे ये रिएक्शन है। हमको किसने बोला मैकेनिज्म याद रखने की? किसी ने नहीं बोला मैकेनिज्म याद रखने की, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट आ ही नहीं सकता। आपको सीधे सीधे पता है तो सीधे सीधे आप कपलिंग करा दो, कुछ नहीं जाता। हमें तो बताना पड़ेगा ना कि रेडिकल जनरेट हो रहा। अब रेडिकल का क्या होगा बता दो, समझा दो सर। अब रेडिकल की कपलिंग हो जाएगी। जब रेडिकल की कपलिंग हो जाएगी O-OR, बहुत ध्यान से समझना, ये O-OR, ये CO-OR, और ये क्या R है, ये R' है। चलो R' का पीछा नहीं छूटने वाला है। थोड़ी बड़ी मैकेनिज्म होती है, थोड़ी बड़ी मैकेनिज्म होती है, इसलिए इसको
हम यहाँ नीचे लेके आ रहे हैं, अदरवाइज उधर ही लेके जाते हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो ग्रुप है OR, ये लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप कैसे है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इधर लीव कर जाएगा, ये आराम से लीव कर जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये लीव कर जाएगा। वैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये लीव कर जाएगा। OR माइनस बहुत अच्छे से लीव करेगा क्योंकि ये लीव कराने के लिए अवेलेबल है। यहां नहीं हो सकता था, यहां नहीं हो सकता था, ऐसा नहीं हो सकता था कि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे और ये लीव कर जाए। रेडिकल और ये डबल बॉन्ड जोड़ के क्या बनाते हैं, यहाँ कुछ डबल बॉन्ड नहीं जनरेट होना, पहले रेडिकल बनाना है, उसको डाइमराइज कराना, उसके बाद लीविंग ग्रुप को निकालना। अब मैंने कार्बोनिल कंपाउंड में ऐसा क्यों नहीं किया था, पीछे वाले रिएक्शन में ऐसा क्यों नहीं किया? पीछे वाले रिएक्शन में इसलिए नहीं किया क्योंकि पीछे वाले रिएक्शन में लीविंग ग्रुप था ही नहीं। एल्काइल ग्रुप कभी लीविंग ग्रुप होता नहीं। एल्काइल ग्रुप को पूरी केमिस्ट्री में कहीं लीव नहीं कराएंगे, वो लीविंग ग्रुप की तरह काम नहीं करता है एल्काइल ग्रुप। लीविंग ग्रुप है, निकल गया। उम्मीद है ये समझ में आ जाएगा। ये प्लस लीव करेगा तो प्लस, यहां से कितने इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट ऑफ RO माइनस निकल चुके होंगे। ये RO माइनस और 2Na के साथ कंबाइन होके RONA बन गया होगा साइड प्रोडक्ट। एक बात और अच्छी बता दी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये बहुत अच्छी बात है। इनऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम फेस किया है आपने, हम दर्द आपका समझ सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आने देंगे। ये गारंटी है मेरी, एक प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आने देंगे। इसमें आपको मेन प्रोडक्ट ध्यान देना है, बाकी साइड में हमने ये लिखा, इसके बाद बाकी का क्या हुआ, कहां गए, लिखा क्या? नहीं लिखा, जरूरत नहीं हमको, कोई प्रॉब्लम। वहां पर मैग्नीशियम +2 था, कहां गया? वैसे तो मैग्नीशियम वाटर के OH के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया होगा, लेकिन नहीं लिखा क्योंकि हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। हमसे कोई पूछने वाला ही नहीं तो हम क्यों बताएं, किसको बताते फिरेंगे? इसलिए ये प्रॉब्लम मैं आपकी 100% सॉर्ट आउट कर दूंगा कि जो आपका मेन प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक, उसको याद रखना। उसके जो साइड प्रोडक्ट होंगे, मेजर माइनर वाले अलग चीज हो गई, साइड का मतलब और जो प्रोडक्ट निकल रहे होंगे उनको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो और भी ठीक है, कोई फर्क नहीं। ये RO माइनस कहां गया होगा हमको नहीं लेना देना है, तुमको भी कुछ लेने देने की जरूरत नहीं। 2 RO माइनस Na निकल गया होगा। अब देखो, अभी ध्यान देना, ये बन जाएगा R, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और R। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डाई कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। रिएक्शन यही नहीं रुकती है, रिएक्शन यही नहीं रुकती है क्योंकि ये कार्बोनिल लिंकेज, यहाँ टाटोमेरिज्म भी नहीं हो सकता। जैसे याद करो पीछे मैंने फेंटान बोला था, डाई कार्बोनिल बनता है लेकिन एक लिंकेज टाटोमेराइज हो जाती, यहाँ टाटोमेरिज्म नहीं होता है। यहां पर वो रिएक्शन फेंटान्स की अलग थी, ये अलग है। वहां अल्फा हाइड्रोक्सी को हम ऑक्सीडाइज कराते थे, यहां हम अल्फा हाइड्रोक्सी बना रहे हैं। होता क्या है, फर्दर स्टेप में क्या होता है, जो सोडियम मेटल होता है फिर से यूज होता है सर, फिर से वो सोडियम मेटल यूज होता है और वो 2 इलेक्ट्रॉन को फर्निश करता है। डाई कार्बोनिल बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन को फर्निश करता है। ये पोलर बॉन्ड होता है, ये पोलर बॉन्ड होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां। वैसे ही पीछे की तरह जैसे CO लिंकेज को हम इलेक्ट्रॉन दिलाते थे मेटल में, डाई कार्बन लिंकेज है तो 2 अलग अलग लिंकेज को इलेक्ट्रॉन नहीं देना, एक ही लिंकेज में दोनों कार्बन लिंकेज हैं, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देना है। क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये R डैश अलग हुआ, ये क्या बन जाएगा, RCO माइनस, C रेडिकल, CO माइनस और C रेडिकल, फिर से रेडिकल बना। अब दूसरे किसी के पास इसको जाने की जरूरत नहीं है, दूसरा कहीं पर ये कुछ करने नहीं जाना है कि दूसरी यूनिट के साथ जाके कंबाइन हो, नहीं, क्योंकि अगल बगल रेडिकल बना है। कल हम लोग लास्ट लेक्चर में ऐसा डिस्कस कर रहे थे, अगल और बगल रेडिकल बना हुआ है। जब अगल और बगल रेडिकल बना हुआ है तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और बन जाएंगे RCO माइनस डबल बॉन्ड CO माइनस और ये क्या R। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। जगह कम पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम थोड़ा सा किनारे आ जाएंगे।
अभी प्रोटोनेशन होगा इसका, अभी जो लिक्विड अमोनिया डाला था अब उसका काम होगा। लिक्विड अमोनिया प्रोटोनेट करेगा, जैसे वहां वाटर प्रोटोनेट करता था, पिनेकॉल रिएक्शन में हमने वाटर प्रोटोनेट कराने के लिए लिया था, यहां स्पेसिफाइड लिक्विड अमोनिया प्रोटोनेट कराने के लिए लेते हैं। हम वाटर भी ले सकते हैं, यहां वाटर लिखा होगा तो भी हम ये रिएक्शन करेंगे, डरने घबराने का बात नहीं है। लेकिन यहाँ स्पेसिफाइड सोडियम मेटल यूज करते हैं, वैसे कोई भी मेटल यूज कर सकते थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही दिलाना, लेकिन यहाँ थोड़ी हाई एक्टिव मेटल यूज करते हैं, उसका रीजन कहीं एक्सप्लेन फैक्टर नहीं है। प्रोटोनेशन होगा तो क्या होगा बताओ, प्रोटोनेशन होगा तो क्या होगा, ये क्या बनेगा RCOH डबल बॉन्ड COH और ये क्या R, थोड़ी जगह कम पड़ गई, प्लीज बी कोऑपरेट करना प्लीज, क्योंकि ये थोड़ा जगह का कम प्रॉब्लम हो गई। ROH और OH जनरेट हो गया सर। अब ये चाहो तो इसको टाटोमराइज कर लो तो बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सुकून कैसे मिलेगा देखना, देखना कैसे सुकून मिलेगा। इसका अगर टाटोमराइज कराया, इसकी अगर टाटोमरिज्म कराई तो एक इनॉल किसी को भी, लेफ्ट को राइट को जो मर्जी हो उसको आप टाटोमराइज करो, किसी ने रोकने के लिए नहीं रखा, क्योंकि दोनों तरफ तो सिमिलर लिंकेज लगी रही होंगी। ये अगर टाटोमराइज होगी तो एक थोड़ा सा पुण्य का काम हो जाना है, RC डबल बॉन्ड O बन जाना है और ये क्या बन जाना है CH, टाटोमराइज होगा तो CH और OH बन जाना है, CHOH बन जाना है और ये बन जाना है आपका प्रोडक्ट कौन सा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। हमारा और आपका प्रोडक्ट बन जाना है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, हमारा और आपका प्रोडक्ट बन जाना है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। दिस इज अल्फा। टाटोमराइज इसलिए हुआ क्योंकि ये O के लोन पेयर और H के साथ ही चिलेशन पार्ट में रहेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पार्ट में रहेगा, तो ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज फॉर्म रहेगा। दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वो चिलेशन हो जाएगा और दिस इज मैकेनिज्म ऑफ एसाइल आयन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ये देखो, ये पार्ट निकला है, कंडेंस हुआ है इसलिए कंडेंसेशन है, कंडेंस हुआ है इसलिए कंडेंसेशन है, ये निकला है इसलिए कंडेंसेशन है। पिनेकॉल में ऐसा कुछ कंडेंसेशन का पार्ट नहीं था, उससे रिएक्टेंट से कुछ निकलता नहीं था, इसलिए वो कंडेंसेशन का पार्ट नहीं है। यहाँ पर एल्कोहलिक लिंकेज, एल्कोक्साइड लिंकेज रिमूव हुई है, इसलिए दिस इज पार्ट ऑफ कंडेंसेशन। कितना समझना था हमको, कुछ नहीं, OR को निकालना था। फिर देखो ये OR निकाला, OR डैश, दूसरी यूनिट का OR डैश निकाला, दोनों को जोड़ के यहां तक आ गए, सीधे यहां से यहां तक आ गए, और उसके बाद रेडिकल बना के हमने टाटोमराइज करके बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कितने अच्छे से सवाल सॉल्व करोगे, ध्यान देना। ये अगर मैंने लिया CH3 CO और O C6H5, इसको हमने सोडियम अमलगम, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया यूज किया, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया यूज किया फर्दर स्टेप में, तो क्या बनेगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CHOH और CH3 प्लस क्या निकल जाना है 2 इक्विवेलेंट ऑफ C2H5, ONA नहीं निकल जाना, C2H5 नहीं है C6H5, तो ये बन गया प्रोडक्ट। आसानी से, आसानी से हमने साइक्लिक ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइक्लिक एस्टर ले लिया, OCH3 ले लिया, इसमें हमने इसी सेम चीज ट्रीट किया, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, हमको तो नहीं थी, तुमको अगर हो। यहां पर भी कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है सर, यहां पर भी कार्बन कार्बन कोवेलेंट का बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यहां पर भी कपलिंग हुई है, यहां पर भी कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। कुछ भी आपको जो मर्जी हो वो लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब बस इसमें प्रोडक्ट्स की बात आती है तो थोड़ा सा अवेयर रहेंगे। अगर एज्यूम करें CH3 CH2 और ये COCH3 था और इसको हमने क्या किया, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया ट्रीट किया, लिथियम विद लिक्विड अमोनिया ट्रीट किया, तो क्या होगा बताओ। इसका इसी के साथ ये तो निकल जाएगा, इसका इसी के साथ कपलिंग हो जाएगा, बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CHOH एंड CH2 CH3। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करता है तो ये कार्बन सर कायरल जनरेट हुआ, कायरल जनरेट हुआ है तो 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि एक D बनना है और एक L बनना है, एक D बनना है और एक L बनना है, इसलिए कायरल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब ध्यान देना, एक बात और मैं बता दूं तुमको, OMe है, ये Me लिया, ये H लिया और ये Et लिया। एज्यूम करें मैंने ऐसा कुछ रिएक्टेंट ले लिया है, हमने एज्यूम किया है, हमने ऐसा कोई रिएक्टेंट ले लिया है। ये फिशर प्रोजेक्शन देख के आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री थी वो ऑलरेडी फिक्स थी। फिशर प्रोजेक्शन देख के दिमाग में आ जाना चाहिए कि स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स थी। अगर फिशर में ना दिया होता तो हम अलग सोचते, लेकिन अभी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स है। जब तक इस कार्बन पर रिएक्शन नहीं हो रही है, तब तक स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं। थोड़ा हम अपर लेवल में जा रहे हैं, कैच करना प्लीज। जब तक इस कार्बन पे कोई रिएक्शन नहीं होगी तब तक स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं चेंज होगी। याद करो बचपन की बात, याद करो हम लोगों ने हैलोजिनेशन के प्रोडक्ट फाइंड आउट किए थे, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ डाइक्लोरो प्रोडक्ट। अगर ना याद हो तो एक बार आप अपनी कॉपी पलट के प्लीज जरूर देख लेना। अभी इस कार्बन पे कोई रिएक्शन नहीं होनी है, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट किया है तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ऐसे के ये ऐसे ही रहेंगे, HET C डबल बॉन्ड O, दूसरा बन जाएगा CHOH और Me ET और H। इनके अगर तुमको लगता है इधर का उधर हो गया और उधर का इधर हो गया, नहीं, इसका जो कॉन्फिगरेशन था, जो स्पेसिफिक रोटेशन था, वो फिक्स रहेगा। बस एक एक्स्ट्रा कायरल कार्बन बना हुआ है, ये कायरल कार्बन सर फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, ये भी फिक्स रहेगा, हमने लिख दिया वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो इनको इंटरचेंज करके भी लिख सकते थे, वहां लिख भी दे तो रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन में मैंने इस कार्बन पे कोई चेंजेस नहीं किए। जब कोई चेंजेस नहीं किए हैं तो ये कायरल कार्बन एक्स्ट्रा जनरेट हुआ। प्रोडक्ट वैसे तो देखने में तुमको 3 कायरल कार्बन नजर आ रहे होंगे, 1 2 3, प्रोडक्ट में 3 कायरल कार्बन है, ये फैक्ट है। प्रोडक्ट में पूछा जाए कितने कायरल कार्बन है, ये फैक्ट है, लेकिन कितने प्रोडक्ट बने हैं तो कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इसका D बनेगा, इसी का एक पार्ट D होगा और इसी का एक पार्ट L होगा, इसी का एक पार्ट D होगा और इसी का एक पार्ट L होगा। तो 2 प्रोडक्ट काउंट होंगे, 3 की पावर 2 नहीं करना, 2 की पावर 3 नहीं करना है कि 3 कायरल कार्बन है तो 2 की पावर 3 हो गए, टोटल 8 प्रोडक्ट नहीं। और थोड़ा मैं बताऊं इसमें, थोड़ा इसी में थोड़ा एक्सपेंड करता हूं, प्लीज ध्यान देना। इनका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, फिक्स है, सिर्फ इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ। एक D बना, एक L बना, मतलब एक R बना होगा, एक S बना होगा। क्या दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स रहे होंगे? क्या दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स रहे होंगे क्या? जैसे यहां पर एक कायरल कार्बन था, तो ये क्या बनाएगा, D बनेगा प्लस L बनेगा, 50-50% बनेगा, तो इनेंशियोमर्स बनेंगे, मतलब ये क्या बनेगा, रेसिमिक
रेशमिक मिक्सचर बनेगा, क्योंकि जितना डी बनेगा उतना ही एल बनेगा, जितना डी बनेगा उतना ही एल बनेगा। क्या यहां पर रेशमिक मिक्सचर बनेगा? क्या मानते हो क्या? क्योंकि यहां पर भी तो डी बना है और एल बना है, इक्विमोलर बना होगा। नहीं, रेशमिक मिक्सचर का पार्ट नहीं रहा होगा। क्यों? अगर इसका कॉन्फिगरेशन कुछ एक फिक्स रहा होगा, इसका कॉन्फिगरेशन एक फिक्स रहा होगा, तो वही फिक्स तो कॉन्फिगरेशन यहां गया होगा। अगर इसका डी है, अगर इसका डी है तो ये डी रहा होगा, डी डी एल, नहीं सॉरी, डी डी डी। दो जो बने हैं वो थोड़ा यार हमने थोड़ा मैंने, मुझे लग रहा ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो जाए तो प्लीज लीव कर देना, छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम। ये अगर डी था तो ये भी डी रहेगा, ये भी डी रहेगा, और इसमें डी और एल हो सकते हैं। डी डी और सॉरी डी डी और डी होंगे, डी डी डी। और दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी? डी एल डी। डी 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 है, डी एल डी है। क्या ये रेशमिक मिक्सचर है? क्या ये रेशमिक मिक्सचर है? क्या ये इनएंशियोमर्स है? नहीं है सर, ये इनएंशियोमर्स नहीं है, क्योंकि ये अगर डी 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 था तो इनएंशियोमर्स के लिए उसका एल 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 होना चाहिए। लेकिन एक का कॉन्फिगरेशन चेंज हुआ है, दूसरे का नहीं चेंज हुआ है। एक का कॉन्फिगरेशन चेंज हुआ है, दूसरे का नहीं। क्या करें हम यार, जरूरत नहीं थी यहाँ ये सब इतना डिटेल में जाने की। मुझे नहीं लगता इसमें इतनी ज्यादा डिटेल की जरूरत थी, लेकिन हमने सोचा यार इन चीजों को अगर इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा जो आइसोमेरिज्म की प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ चल रही है, वो प्रॉब्लम भी धीरे धीरे हो सकता है प्रैक्टिस में। क्योंकि हमने कमिटमेंट ये किया हुआ था कि आपको हम आइसोमेरिज्म लास्ट तक बताते जाएंगे हर जगह, तो हम अपनी चीज फुलफिल कर रहे हैं। और आप भी, मुझे उम्मीद है, चीजों को रिकॉल कर रहे होंगे, और वही तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि आप रिकॉल करो, और वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेज होंगे। दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेज होंगे। इसका मतलब ये दोनों डायस्ट्यूमर्स होंगे। इसके कॉन्फ़िगरेशन में मत जाना कि लिख कैसे दिया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां की बजाय यहां लिख दिया। कॉन्फ़िगरेशन इसका डी था, डी ही रहेगा। ये एल रहा होगा तो इनका दोनों का एल और एल रहेगा, मतलब इसका +30 रहा होगा, तो इनमें +30 के साथ साथ ये कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, ऐड हुआ होगा, ये सब्सट्रैक्ट हुआ होगा, क्योंकि डी भी है और एल है। तो ये जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये देखने में तो 8 नजर आ रहे थे, लेकिन प्रोडक्ट 2 है। बहुत टाइम यार मैंने वेस्ट कर दिया इस टॉपिक के पीछे। हमने ये नॉर्मल एसाइलॉन कंडेंसेशन बताया है। नॉर्मल सर, इसमें भी क्रॉस है और इसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर है। सर इसमें भी क्रॉस है, इसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर है। आप इसको नोट करो, मैं क्रॉस भी समझा देता हूं और इंट्रामॉलिक्यूलर भी समझा देता हूं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। नोट करो प्लीज। देखो, हम क्रॉस एसाइलॉन कंडेंसेशन समझा रहे हैं आपको, और फिर इंट्रामॉलिक्यूलर समझा देते हैं। इधर कुछ क्वेश्चन हमने निकाले थे, वो लिख दिए हैं। इसमें मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या हुआ? 1 2 डिफरेंट एस्टर रिएक्ट। जब 2 डिफरेंट एस्टर रिएक्ट कर रहे हो तब हम क्रॉस एसाइलॉन की बात करेंगे। जब 2 डिफरेंट एस्टर रिएक्ट कर रहे होंगे तो उस समय हम क्रॉस एसाइलॉन की बात करेंगे, और कुछ नहीं। देखो, एक एज्यूम करें हमारे पास एस्टर है SC डबल बॉन्ड O OMe, और एक है Me C डबल बॉन्ड O OET। ये 2 डिफरेंट एस्टर हैं, 2 डिफरेंट एस्टर हैं। सिमिलर सेम कॉन्सेप्ट है। जब 2 डिफरेंट एस्टर हैं तो उस केस में क्या होगा? सोडियम के साथ पहले 2 इलेक्ट्रॉन फर्निश होंगे, ये यहां जाएंगे, ये यहां जाएंगे। आराम सा कॉन्सेप्ट है, आराम से। ये क्या बन जाना है? SCO- रेडिकल
OMe और यहां पर C O माइनस रेडिकल और OET और यहां पर क्या Me। आसान है, इन दोनों की कपलिंग करा लेंगे, कपलिंग करा लेंगे तो क्या बन जाएगा SCO माइनस OMe फिर CO माइनस OET और Me। फिर क्या होगा, फिर ये निकलेगा और ये निकलेगा। ये जब दोनों निकल चुके होंगे तो क्या बन जाएगा SC डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O Me। अब तो आगे का स्टेप कर लोगे ना, कितना आसान सा टॉपिक था। और फिर हमने सोडियम डाला होगा 2 इक्विवेलेंट और उसके साथ साथ फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में फिर हमने लिक्विड अमोनिया डाला होगा। स्टेप समझना, जब सब कुछ डाल लिया होगा, सब कुछ करा लिया होगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन चुका होगा SCOH। अच्छा, एक चीज यहां बताना और मुझे बाकी रह गया, एक चीज मैं और यहां इन्वॉल्व करूंगा। यहां तो टेक्निकल पॉइंट है सर, यहां तो टेक्निकल पॉइंट है, यहां तो टेक्निकल पॉइंट है। पॉइंट टेक्निकल ये है कि जब हमने इसमें सोडियम डाला तो ये बना SCO माइनस डबल बॉन्ड CO माइनस और Me। दो रेडिकल बने होंगे ना, यहां पर रेडिकल बने होंगे तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। अब जब लिक्विड अमोनिया डाल चुके होंगे, जब आप लिक्विड अमोनिया डाल चुके होगा तो यहां पर प्रॉब्लम की बात आ जाएगी। देखो, जब लिक्विड अमोनिया डाल चुके होगे तो मैं समझाता हूं इधर क्या हो रहा होगा। इधर बना होगा SCOH डबल बॉन्ड COH और Me। अब यहां पर प्लीज पेशेंस के साथ इसको मैं इधर लिख दूं तो शायद समझ आ जाएगा, अच्छे से समझ सकते हो। तो इसको मैं इधर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ये शायद तुमको समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी सा पार्ट है। इनको निकाला डाइमेराइज होके ये बना दिया और उसके बाद सोडियम के साथ हमने रिडक्शन करा दिया। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन और ये पाई बॉन्ड बन गया। और फिर प्रोटोनेशन कराया तो ये बन गया। अब प्रोटोनेशन का बाद का स्टेप में आपको समझाता हूं। SCOH डबल बॉन्ड COH और Me। अब जो टाटोमेरिज्म की पार्ट है, याद करो टाटोमेराइज होता था, अब यहां टेक्निकल पार्ट है। टाटोमेरिज्म का अब टेक्निकल पार्ट है। टेक्निकल पार्ट इसलिए है कि ये भी लिंकेज टाटोमेराइज हो सकती है क्योंकि यहां दो अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये भी लिंकेज टाटोमेराइज हो सकती है, ये भी लिंकेज टाटोमेराइज हो सकती है, दोनों में से कोई भी टाटोमेराइज हो सकती है। तो प्रोडक्ट देखना, अगर ये लिंकेज टाटोमेराइज हुई तो ये बन जाएगा HCHOH C डबल बॉन्ड O और Me। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये टाटोमेराइज हो तो ये बन जाएगा SC डबल बॉन्ड O CHOH और Me। सर, 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं आपके, और 2 नहीं, इवन टोटल अगर पूछ लिया गया तो कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं। टोटल अगर पूछ लिया गया तो कितने प्रोडक्ट बनने वाले, ये बहुत टेक्निकल पार्ट है। टोटल अगर पूछ लिया गया तो कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं, ये बहुत टेक्निकल पार्ट है। पता है क्यों? क्योंकि जब ये रेडिकल बना होगा, याद करो पिनेकॉल वाला पार्ट, जब ये रेडिकल बना होगा तो ये इसके साथ भी कंबाइन हुआ होगा, ये खुद के साथ भी कंबाइन हुआ होगा, जब ये दोनों क्रॉस बने, जब क्रॉस हुआ तो सिर्फ कितने बने, 2 प्रोडक्ट। जब सिर्फ क्रॉस हुआ तो 2 प्रोडक्ट बने। मुझे लग रहा है कि यहां आपको प्रॉब्लम फेस होगी क्योंकि लेक्चर बढ़ता जा रहा। प्लीज बी कोऑपरेट। इस लेक्चर में कंप्रोमाइज ना करो, कोऑपरेट कर लो, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चीज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन जनरेट हो सकता है जो सिर्फ तुम कर सकते हो, क्योंकि तुमको
हम अच्छे से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये क्रॉस हुआ है, ये क्रॉस कंडीशन है, दोनों डिफरेंट वाले कंबाइन हुए तो दो प्रोडक्ट बने। अभी देखो और क्या क्या हो सकता है। जब ये इसी का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या हो सकता है, ध्यान से समझना। इसी का कॉम्बिनेशन होगा तो ये CHOH बन जाएगा, इसी का कॉम्बिनेशन हो गया। और जब इसका कॉम्बिनेशन होगा तो MECHOH C डबल बॉन्ड O Me बन जाएगा। ये दोनों कौन से वाले हैं, ये दोनों कौन से वाले हैं, सेल्फ वाले हैं। और ये कौन से वाले हैं, ये दोनों क्रॉस वाले हैं। नहीं समझा, नहीं समझा। सवाल ऐसा हो गया है कि कुछ हम कर नहीं सकते थे, और हम जब कुछ नहीं कर सकते थे तुम भी तो कुछ नहीं कर सकते हो। देखो ये जब खुद के साथ भी डायमराइज होगा तो ये बनेगा, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये खुद के साथ डायमराइज होगा तो ये बनेगा, और जब ये दोनों क्रॉस डायमराइज होंगे तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। इनमें दो की पॉसिबिलिटी नहीं। एक बार पेशेंसफुली सॉल्व करने की कोशिश करना, इसमें पूरा हम टाइम आपको देंगे, पूरा अच्छे से टाइम देंगे, आप सॉल्व करने की इस क्वेश्चन को कोशिश करना। यहां पर अगर क्रॉस अगर पूछा जाए व्हाट इज द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ये है। व्हाट इज द प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट ये। लेकिन अगर हाउ मेनी प्रोडक्ट पूछा जाए तो ये भी है, ये भी है, और इसमें एक कायरल कार्बन भी है सर, इसमें एक कायरल कार्बन है तो ये दो है, ये एक है, और इसमें देखो तो कोई कायरल कार्बन नहीं, और इसमें भी एक कायरल कार्बन है, इसमें भी एक कायरल कार्बन है तो ये दो है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, काम बढ़ गया है सर। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज 2, 1, 3, 2, 5 और 1, 6। बिलीव करोगे 6 प्रोडक्ट बना के बैठे, 6 प्रोडक्ट बना के बैठे हैं और कुछ नहीं। 6 प्रोडक्ट बना के बैठे हैं, किसके किसके बना के बैठे हैं। जब हमने क्रॉस एसाइल आयन की बात किया है तो 6 प्रोडक्ट बना के बैठे। मैंने तो सोचा ही नहीं था इतना कि इतना टेक्निकली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता, अदरवाइज हम इधर क्वेश्चन ना लिखते। कोई बात नहीं, आप घबराना नहीं, बस आप नहीं घबराओगे तो सर सब कुछ हम कोई भी जंग जीत लेंगे। तो ये हमारा था क्रॉस का मैकेनिज्म पार्ट हुआ। तो हमारा एक प्रोडक्ट ये हुआ, एक प्रोडक्ट ये हुआ, और दो प्रोडक्ट ये हुए। अगर प्रोडक्ट पूछता तो सिर्फ ये दो प्रोडक्ट बनते, प्रोडक्ट पूछता तो ये दो प्रोडक्ट बनते। अगर प्रोडक्ट्स पूछता तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपके सामने 6 हैं, 3 और 3 6। सेल्फ के 2 हैं और क्रॉस के भी 2 ही बने। सेल्फ के 2 हैं और क्रॉस के भी 2 ही बने हैं। सेल्फ के भी 2 हैं और क्रॉस के भी 2 ही बने हुए हैं। अब तुम नोट करो, इसको नोट करो, जल्दी से नोट करने की कोशिश करो। मैं सिर्फ उसके बाद किसका इंट्रामॉलिक्यूलर बता दूं तो अपना टॉपिक पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा। 2 रिएक्शंस यहां ले लेंगे, ठीक है। नोट करोगे ना? यस। मैं इसको हटा दूं अभी। मुझे उम्मीद है आप पेशेंसफुली समझोगे तो चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है ऐसा। और तुम लोग तो यार बहादुर हो, इतने बहादुर तो हमने बना ही दिया है इतने दिनों में कि डर नहीं सकते हो। और डरना है भी नहीं सर, डरना है भी नहीं। देखो अब लास्ट में छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, थोड़ा सा और कोऑपरेट करना। दैट इज क्या? इंट्रामॉलिक्यूलर एसाइल आयन कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर एसाइल आयन कंडेंसेशन कब? जैसे वैसे अगर ये हम सोचे तो ये रिएक्शन हमारे मेंस में कभी नहीं पूछी जाने वाली। एसाइल आयन कंडेंसेशन का कभी मेंस में क्वेश्चन नहीं आना है, और आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एडवांस में है।
मेंस में एसाइल एन का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पिनेकॉल का भले क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में ये पार्ट नहीं है एसाइल एन, लेकिन एडवांस में इतने अच्छे क्वेश्चन है कि सर न्यूमेरिकल बनाओ, न्यूमेरिकल बन जाएगा क्वेश्चन, मोर देन 1 का चाहो तो मोर देन 1 का क्वेश्चन बन जाएगा, जैसा क्वेश्चन चाहो वैसा क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से जनरेट करा सकते हो। इंट्रामॉलिक्यूलर एसाइल एन कंडेंसेशन का मतलब ये है कि व्हेन 2 एस्टर लिंकेज, सेम चीज है, 2 एस्टर लिंकेज इज प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल। जब 2 एस्टर लिंकेज सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो उस समय हम इंट्रामॉलिक्यूलर एसाइल आयन कंडेंसेशन करेंगे। जब 2 एस्टर लिंकेज सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो उस समय हम इंट्रामॉलिक्यूलर एसाइल आयन कंडेंसेशन करेंगे। देखो बहुत आसानी से, आसान सा टॉपिक है। 6 मेंबर का हम सोच रहे हैं कि दे दें, चलो 6 मेंबर का दे देते हैं। 7 का भी बना सकते हो, 5 का भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर 6, 5, 7 में ऑप्शन होगा हमारे पास तो हम किसको बनाएंगे? 6 वाले को। इतना कॉम्प्लिकेट करके नहीं पूछेगा सर, इतना कॉम्प्लिकेट करके नहीं पूछेगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया। इसका अगर हम एसाइल आयन कंडेंसेशन करें, सोडियम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां और 1 इलेक्ट्रॉन यहां। देखो बहुत आसानी से यहां जो लगे हैं, मान लिया ये मिथाइल लगा है, ऐसे लगा दिया मैंने, क्योंकि यहां थोड़ा सा टेक्निकल करना ही होगा। थोड़ा सा टेक्निकल कर ले यार, हम अच्छे से समझ जाएंगे। ये हो गया, ये O माइनस OMe, ये रेडिकल, ये O माइनस OMe और ये रेडिकल, और यहां पर क्या लगा हुआ है? ये CH3 लगा हुआ है। अभी क्या होगा? इसका इसके साथ इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन और मोर फेवरेबल देन इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, किसी दूसरे के साथ ये जुड़ने नहीं जाएगा। जब अपने घर में अवेलेबिलिटी है तो सर अपने घर में ही इन्वॉल्व रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनाई हमने, ध्यान देना पेशेंसफुली। 6 मेंबर की रिंग बनाई, एक O माइनस बना, OMe हो गया, O माइनस बना, OMe हो गया अगल बगल, और जहां से एक OMe और यहां पर क्या हो गया? एक CH3 जोड़ दिया है सर, एक CH3 जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा? फर्दर ये दोनों रिमूव होंगे। पेशेंसफुली समझ लो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि पूरा बता दूं। ये डबल बॉन्ड O और ये Me, ये पहले से कायरल कार्बन था लेकिन कॉन्फिगरेशन फिक्स नहीं था। कॉन्फिगरेशन फिक्स नहीं था तो हम फिर बाद में टोटल कैलकुलेट करते वक्त इसको इंक्लूड करेंगे। अब फिर से क्या होगा? फिर से सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन, जहां जहां मैंने एक सोडियम लिया है वहां 2 सोडियम है, 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन, एक रेडिकल बनाएगा O माइनस समझना। ये रेडिकल बनाएगा तो क्या बन जाएगा? ये पाई बॉन्ड O माइनस और ये CH3। फिर प्रोटोनेशन कराया लिक्विड अमोनिया डाल के, प्रोटोनेशन कराया तो क्या बन गया? ये OH डबल बॉन्ड, ये OH और ये क्या? CH3। फिर हमने टाटोमेरिज्म कराया, स्टेप सब वही इन्वॉल्व किए। टाटोमेरिज्म कराया ना टाटोमेरिज्म। जब टाटोमेरिज्म कराया है तो क्या हुआ है समझ दो, ये CH3 है। अब टाटोमेरिज्म ये अगर ना लगाते हमने लगा के पंगा कर लिया है सर अपना, ये अगर ना लगाते हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे इधर डबल बॉन्ड बनाते O, चाहे इधर डबल बॉन्ड बनाते, क्योंकि सिमेट्रिकल बनना था। इसको लगा के हमने पंगा कर लिया है खुद के साथ। अब अगर यहां की टाटोमेरिज्म होके डबल बॉन्ड O बन रहा है तो ये OH बनेगा। और दूसरी भी एक पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है?
कि ये CH3 बनेगा और ये OH बनेगा और ये डबल बॉन्ड बनेगा। सर दो पॉसिबिलिटी हैं प्रोडक्ट की, एक ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा और एक ये प्रोडक्ट बनेगा, एक ये प्रोडक्ट बनेगा, एक ये प्रोडक्ट बनेगा। दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, लेकिन अभी दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट अभी काउंट नहीं किया है हमने। अगर ये हम ना लगाते तो चाहे C डबल बॉन्ड O इधर लेके आते, चाहे टाटोमेरिज्म का C डबल बॉन्ड O इधर लगाते, सिमेट्रिकल होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने मिथाइल लगा के होशियारी दिखा दी और अब उसी होशियारी में हम फंस गए क्योंकि हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ, एक तो प्रोडक्ट ही दो हो गए, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो और प्रॉब्लमेटिक हो गए क्योंकि ये कार्बन भी कायरल है। देखो ये कार्बन भी कायरल जनरेट हुआ है और ये कार्बन भी कायरल है, यहां पर ये कार्बन कायरल है और यहां पर ये कायरल कार्बन है। कहीं सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसके भी 4 हो गए प्रोडक्ट और इसके भी कितने हो गए, 4 हो गए प्रोडक्ट। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट विल बी 8। टोटल 8 प्रोडक्ट बना रहा सर। 8 के 8 ऑप्टिकली एक्टिव हैं, 8 के 8 ऑप्टिकली एक्टिव हैं, कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है। अगर ये हम ना लगाते तो सिर्फ क्या जनरेट होता, ये ऐसा जनरेट हो जाता, ऐसा जनरेट होता, एक कायल कार्बन बनता तो हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 आ जाते। अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात आप कर लेता सर, मोर देन 1 का क्वेश्चन भी बहुत सुंदर सा जनरेट हो सकता है। न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन बहुत सुंदर सा जनरेट हो सकता है। जितना आप चाहो, जितना हाई लेवल का क्वेश्चन चाहो, जितना बिलो लेवल का क्वेश्चन चाहो, आप उस लेवल पे जा सकते हो। इससे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट हो ही नहीं सकता दुनिया में। तो ये मैंने इंट्रामॉलिक्यूलर एसाइल आयन कंडेंसेशन का एक केस में सारी चीज समझ गए हैं। सब कुछ मैंने समझा दिया है, ध्यान देना, सब कुछ मैंने समझा दिया है। अब मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं, यहां पर कुछ क्वेश्चन। काम तो देखो बढ़ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, काम बढ़ जाने दो। आपको जिस लेक्चर में आप ये देख रहे होगे उस लेक्चर में कोई होमवर्क के साइन नहीं करेंगे और अच्छे से आप सॉल्व देखना। तो मुझे लग रहा है सैटरडे को ये लेक्चर अपलोड होगा, तो सैटरडे के बाद संडे का आपको टाइम मिल जाएगा। पेशेंसफुली कंप्लीट इस टॉपिक को उसी दिन करना है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हैं। एक एक्चुअली बहुत अलग सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर परमिशन हो तो हम दे दें, मेरे दिमाग में एक्चुअली गूंज रहा है देने के लिए, मन कर रहा है हम दे दें, क्योंकि तो हम मन कर रहा है तो सॉल्व करना तो अच्छी बात है, उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना तो छोड़ देना, मैं आपको उसको बताऊंगा। लेकिन आप नहीं सॉल्व कर पाओ तो हमको बता देना कि नहीं सॉल्व हुआ है, रिस्पांस जरूर कर लेना। क्वेश्चन ये 6 कर रहे हैं हम, और ये क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन ये O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये सॉरी OCO और CH3, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है और इसको भी हम सोडियम बिट लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन नॉर्मल एसाइल आयन है, दूसरा क्वेश्चन क्रॉस एसाइल आयन है, लेकिन यहाँ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट नहीं काउंट किया, तो क्रॉस में भी कैसे बनेंगे वो तुम समझना। ये इंट्रामॉलिक्यूलर एसाइल आयन कंडेंसेशन क्वेश्चन है और ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर एसाइल आयन कंडेंसेशन का है, और ये भी नॉर्मल एसाइल आयन कंडेंसेशन है, लेकिन इसमें ये कार्बन कायरल होने की वजह से टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी पूछ लिया है, ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट भी पूछ लिया है और मीजो प्रोडक्ट भी पूछ लिया है। सर हम पीछा नहीं छोड़ सकते हम आपकी आइसोमेरिज्म का। और इसके साथ साथ एक ये अलग क्वेश्चन दिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। कोई जवाब देगा तो बहुत खुशी मिलेगी। अगर जवाब देगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, तो एक हमारी तरफ से बड़ा आला कैडबरी हम आपको
गिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये गिफ्ट का क्वेश्चन होगा। सॉल्व कर देगा कोई भी, सॉल्व कर देगा कोई भी, जो सॉल्व करेगा वो पर्सनली मुझे भेजेगा, इस क्वेश्चन का जवाब ग्रुप में नहीं भेजेगा, बाकी आप जहां चाहो वहां भेज सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे लिए और आपके लिए चैलेंजिंग होगा। हम उम्मीद करते हैं, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हुआ है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपको एक अलग लेवल की चीजें समझ में आई होंगी। अच्छे से सुंदर से रिएक्शंस थी और वन रिएक्शन का ये कॉन्सेप्ट था। ऐसा लाइन सोचो, मेंस में सवाल आ ही नहीं सकता, मेंस वाले ये क्वेश्चन को पूछ नहीं सकते, और हम तो एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी बात पे हम अपनी बात खत्म करते हैं। अच्छे से लेक्चर देखना, अच्छे से इन क्वेश्चन को प्लीज रिस्पॉन्स करना, मुझे जवाब देना। थैंक यू सो मच।